हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज है 1 जून 2026 और आज से आपका बिजनेस स्टडीज का 0 to Infinity बैच स्टार्ट हो गया है। बच्चों, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 on 100 आसानी से लाया जा सकता है। वैसे लाना अदर सब्जेक्ट में भी आसान है, बट कंपैरिजन किया जाए तो बिजनेस स्टडीज सरल साइड में आती है, एक इजी साइड में आती है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज हमारी दो चीज़ें डिमांड करती है। पहला है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा है वे ऑफ राइटिंग। अगर आपने इन दोनों में मास्टरी ले ली तो 100/100 आसानी से लाया जा सकता है। अब मैं आपको क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर जाके हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास ट्वेल्थ में हमारी बिजनेस स्टडीज डिवाइडेड है दो पार्ट में। ये क्लास ट्वेल्थ में बिजनेस स्टडीज है दो पार्ट में डिवाइड। हमारा जो पहला पार्ट है वो है, इसको हम बोल सकते हैं पार्ट ए और इसको हम बोल सकते हैं पार्ट बी। पार्ट ए हमारा हो जाता है 50 मार्क्स का। पार्ट ए की किताब से आएगा 50 मार्क्स का और पार्ट बी में से आएगा आपका 30 मार्क्स का। तो 50 और 30 यहाँ पर को बिजनेस स्टडीज बन जाता है 80 मार्क्स का थ्योरी में, और 20 मार्क्स आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल होगा उसमें से आएगा, तो 100 मार्क्स का बन जाएगा। तो 50 मार्क्स का जो पार्ट ए है इसमें है आपके 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर हैं, और पार्ट बी में आपके 4 चैप्टर है। तो 8 और 4 ये टोटल बन जाएगा आपका 12 चैप्टर। तो क्लास 12th में बिजनेस में आपके 12 चैप्टर्स हैं। इन 12 चैप्टर्स को इस बैच में वन शॉट में बताया जाएगा और आपको केस स्टडीज भी सॉल्व कराई जाएगी। बट पहले यहाँ पर कुछ चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा डेप्थ में, एक शॉट में चैप्टर एक्सप्लेन होगा, आपको भी एक शॉट में उसको देखना है और उसको घर में बार बार कई बार रिवीजन करना है। तो बच्चों, अब हम सीधे अपने चैप्टर्स में चलते हैं और हमारा पहला जो चैप्टर है जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आज से फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। और क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज है वो क्लास 11th से बहुत ज़्यादा अलग है। क्लास 11th में बिजनेस में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। ये सारी चीज़ें हमने क्लास 11th में पढ़ी बिजनेसेस के बारे में। बट क्लास 12th में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है। सर, बिजनेस का मैनेजमेंट हम क्लास 12th में सीखेंगे। तो यहीं पर को जो हमारा पहला चैप्टर है वो सामने आ जाता है, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं इस चैप्टर को क्लास 12th का बेस भी बोलता हूँ। बेस ऑफ क्लास 12th हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो यहीं पर को अब हम सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली डेफिनेशन होगी कि मैनेजमेंट है क्या। चलिए, तो जो चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम शुद्ध देशी भाषा में सोचें तो मैनेजमेंट क्या है, चीजों को मैनेज करना ही हमारा क्या है, मैनेजमेंट। चलो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये एक प्रोसेस है जिसमें काम को किया जाता है किस एम के साथ, कि हम गोल को अचीव करें, किन दो तरीकों से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यहां पर को हमारी अब 3
वर्ड आ जाते हैं, एक है प्रोसेस, एक है इफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला बोला गया है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रिफर्स टू अ सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मैनेजमेंट में कोई भी चीज की जाती है तो सीक्वेंस के साथ की जाती है। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक सीक्वेंस में की जाएगी, प्रॉपर सीक्वेंस में। यहाँ पर को जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रॉपर सीक्वेंस में की जाएंगे। यही आपके आगे चैप्टर्स भी बन जाएंगे। तो मैनेजमेंट पूरा का पूरा क्या है? एक सीक्वेंस के साथ की जाने वाली प्रोसेस है। अब हम देखते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। तो इफेक्टिवनेस में काम होता है टाइमली बेसिस पे। अगर हम कोई भी टाइम पे हम काम करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने वो काम किया है इफेक्टिवनेस के साथ। अगर हम वहीं पर को कोई भी काम कम से कम कॉस्ट में करते हैं, मिनिमम कॉस्ट में करते हैं, तो हमने वो काम किया है पूरी की पूरी एफिशिएंसी के साथ। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, अगर हम टाइम पे काम करते हैं तो इफेक्टिवनेस हुआ, और कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, वो हुई हमारी एफिशिएंसी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिवनेस का, वो है टू अचीव एंड रिजल्ट, और एफिशिएंसी का है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कम कॉस्ट में बेहतर काम हो। फिर है इफेक्टिवनेस का जो मेन चीज है वो है डूइंग द राइट टास्क, और एफिशिएंसी में है डूइंग द राइट वे। अब आता है कि सर हम इफेक्टिवनेस पे ज्यादा फोकस करें या एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करें? तो बच्चों, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये दो साइड है एक सेम कॉइन के। आपको इन दोनों का एक बैलेंस बना के चलना है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप सिर्फ इफेक्टिवनेस पे फोकस करेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप सिर्फ कॉस्ट को बचाने के लिए चलेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इन दोनों को हमने साथ में लेके चलना है, इसी का एक बैलेंस बना के हमने ऑर्गेनाइजेशन में चलना है। तो अब आपको जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की वो क्लियर होगी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस अगर आप इस प्रोसेस को याद करते हैं, इस डेफिनेशन को याद करते हैं, तो यहीं पर से हमारे जो फीचर्स हैं मैनेजमेंट के वो भी निकल के आ जाते हैं। तो जो पहला फीचर है मैनेजमेंट का वो है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में हम जो भी काम करेंगे वो करेंगे अपने गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को दिमाग में रखते हुए। ऑर्गेनाइजेशन गोल को दिमाग में रख के हम कोई भी काम करेंगे। फिर जो दूसरा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल। ये आपके पूरे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में आएगा। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में, सारे के सारे डिपार्टमेंट में और सारे के सारे लेवल में आपका मैनेजमेंट लगता है, और एक ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जो अगला फीचर है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग फंक्शन है। मतलब कि मैनेजमेंट में पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट साइकिल फॉलो करता है। अभी हम इसको आगे भी देखेंगे। जैसे ही कंट्रोलिंग पूरी हो जाएगी फिर मैनेजमेंट प्लानिंग पे आ जाएगा। तो ये हमेशा ये स्टेप चलते रहेगा, हमेशा ये फंक्शन चलते रहेंगे। फिर जो अगला है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, किसी एक इंडिविजुअल के दम पे मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होगी। अगर हर एक इंडिविजुअल साथ मिलके आएंगे तो तब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होगी, मैनेजमेंट एक अच्छी तरीके से की जाएगी। फिर है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। तो मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। तो कुछ चेंजेस जो बाहर आते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं, उसके हिसाब से हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस करते हैं ताकि हम उसके साथ एडजस्ट हो सकें। क्योंकि चेंजेस के साथ हम अगर एडजस्ट नहीं होंगे तो हम जो बिजनेस का कट थ्रोट कंपटीशन है उससे बाहर
कर दिए जाएंगे। फिर जो अगला है वो है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, जिसको हम फिजिकली देख तो नहीं सकते, फिजिकली छू तो नहीं सकते, बट उसकी जो प्रेजेंस है उसे हम फील कर सकते हैं। और फिर जो अगला है वो है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में तीन चीजें आती हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें देखा जाता है कि एक्चुअली में वर्क क्या हो रहा है मैनेजमेंट में। सर मैनेजमेंट में वर्क एक्चुअल में हो क्या रहा है? इट इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन में। क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। फिर है पीपल। पीपल में देखा जाएगा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। इट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन में देखा जाएगा आपका प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या क्या हम इनपुट खरीद रहे हैं और क्या इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। मैनेजमेंट में ये सारी चीजें देखी जाएंगी। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में जब इनपुट को आउटपुट में बदल जाता है उसी को हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ मैनेजमेंट के फीचर्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो अगला है वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मतलब आपके जो एंड रिजल्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका 12th का एंड रिजल्ट क्या है कि हमको 90% या 95% आए, 90+% हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस के लिए जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आएगा वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर वो सोसाइटी के बारे में सोचेगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर जाके वो पर्सनल लोगों के बारे में, पर्सनल अपने बारे में सोचेगा, वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो हम सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑब्जेक्टिव, ऐसे एंड रिजल्ट जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ हो, उसी को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें तीन चीजें आती हैं। हमने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाया था। इसका शॉर्ट ट्रिक है SPG। तो जब भी एक नया बिजनेस खुलता है तो उसके लिए जो सबसे पहली मेन चीज है वो है सर्वाइवल। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, सर्वाइवल। क्योंकि आजकल जो है वो कट थ्रोट कंपटीशन है और जो बिजनेस का पहला मोटिव है वो है कि इस कट थ्रोट कंपटीशन में सर्वाइव होना। सर्वाइव अगर एक बार वो अच्छे से हो गए तो फिर जाके वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे कि अब हमें फाइनली अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना है, अब हम अच्छे से स्टेब्लिश हो गए, अब हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। एक बार उसके प्रॉफिट कमाने लग गया हो तो प्रॉफिट के बाद फाइनली वो सोचेगा अब मैं ग्रोथ करूं। ग्रोथ करूं मतलब अब मेरे जो पहले एक ब्रांच है उस ब्रांच की मैं अब बहुत सारे ब्रांचेस खोलूं, मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज लेके आऊं अपने बिजनेस में। तो जो ग्रोथ वाला पर्सपेक्टिव है वो लास्ट में आएगा। सबसे पहले सर्वाइवल, फिर ग्रोथ और फिर प्रॉफिट। फिर जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव में जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। हमारे सोसाइटी को लेके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट की सप्लाई। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, वेल्थ की जनरेट करें हम। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में लेके आए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी है, जो भी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम दें। फिर है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करें। और फिर जो लास्ट है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में लास्ट में सोचेगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल, फिर सोशल, फिर पर्सनल। पर्सनल में आएगा एम्प्लॉयज से रिलेटेड। एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट of every company and resources motivated employees contribute maximum to the organization। एम्प्लॉय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली वो बहुत ग्रो करेगी। तो क्या क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है? गुड सैलरी मिले, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसकी सैलरी कुछ है ही नहीं, तो अच्छी सैलरी हो, पीर रिकॉग्निशन और सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बने रहे और एक अच्छी वर्किंग कंडीशन उसको मिले। तो ये हो गए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों जो हमारा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 3 लेवल है हमारे मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला है टॉप लेवल, फिर है मिडिल लेवल, फिर है लोअर लेवल। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्राइव फॉर द बिजनेस वेलफेयर एंड सर्वाइवल। बिजनेस के वेलफेयर के बारे में और बिजनेस के सर्वाइवल के बारे में सारा का सारा टॉप मैनेजमेंट हमारा सोचता है। और फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इंटरप्रेट पॉलिसीज सेट बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, असाइन ड्यूटीज टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर्स। मतलब कि जो मिडिल लेवल है ये टॉप लेवल के आदेश फॉलो करके मिडिल लेवल जो आदेश है वो लोअर लेवल को देता है। टॉप लेवल से लेगा कि हमको क्या क्या करना है बताओ, और ये लोअर लेवल को बताएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको आपको करना है। जो सुपरवाइजरी लेवल होता है, ऑपरेशनल लेवल होता है, ये वर्कर्स को ग्रीवेंसेस या जो वर्कर्स के कोई दिक्कतें कोई परेशानी है उस पर फोकस करके सजेशंस देता है मैनेजमेंट को, और मिडिल मैनेजर और वर्कर्स को कम्युनिकेट करता है। इसके बाद हमारा वर्कर्स आते हैं, इसके बाद जो एक्चुअल में जो काम करते हैं वो लोग आते हैं। तो जो टॉप लेवल है उसमें आते हैं सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, ये आते हैं आपके टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में आएंगे फाइनेंस मैनेजर, डिविजनल हेड एक्सेट्रा, सारे के सारे मैनेजर्स इसमें, और सुपरवाइजर्स, सारे के सारे सुपरवाइजर्स लोअर लेवल में, और उसके बाद आएंगे वर्कर्स। तो ये हो गए हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो भी ग्रुप गोल होगा यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा मैनेजमेंट उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। फिर है एफिशिएंसी, अभी अभी हमने पढ़ा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि कॉस्ट को सेव करने में हमारी हेल्प करता है। लिखा भी है यहाँ पे, मैनेजर सीक टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो अगला है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल अडेप्ट टू चेंजेस। फिर अगला है मैनेजमेंट हेल्पिंग अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े कि गुड सैलरी मिले उसको, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, उसकी रिस्पेक्ट हो, ये सारी चीज़ें अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि यहाँ पर को सारे के सारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। कौन? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट। फिर जो अगली चीज है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हम क्या बोलेंगे मैनेजमेंट को? क्या एक मैनेजमेंट एक प्योर साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? इन 3 चीज़ों के बारे में अब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव डिफरेंट व्यूज, एज सम ऑथर्स डिस्क्राइब इट एज अ साइंस while some considered it as an art and some as profession। जो कुछ मैनेजमेंट के थिंकर्स हैं वो कुछ इसको साइंस बोलते हैं, कुछ आर्ट बोलते हैं और कुछ प्रोफेशन बोलते हैं। टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, अब हम इसको कंक्लूड करने के लिए ये क्या है, इसके पहले हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट सर साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, इसके फीचर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो यहीं पर को हमारा पहला आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस क्या कहता है? साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। इसका मतलब क्या है कि साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जहां पर को भी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऐसे वर्ड्स आएंगे तो वहां पर को मैनेजमेंट एज अ साइंस आएगा। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में जैसे मैंने अभी अभी बताया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। तो क्या ये फीचर
साइंस का मैनेजमेंट में भी है क्या? मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है? तो हम बोलेंगे यस, दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। थोड़ा सा यहाँ पर को टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यस। जो अगला है दूसरा, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल है वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है, बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब जाके कहीं एक साइंस का प्रिंसिपल डिराइव्ड होता है। तो इसमें लिखा गया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजमेंट have to deal with human behavior, they cannot be accurately predicted. मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। यहां पर को ये कहा गया है कि जो साइंस के कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डिराइव्ड होते हैं। तो बट मैनेजमेंट यहाँ पर को मैनेजमेंट ने लोगों के साथ डील करना होता है। तो जैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ लोगों के साथ एक सिचुएशन चलेगी तो कुछ लोगों के साथ दूसरी सिचुएशन चलेगी। तो यही फीचर ऑफ जो साइंस है वो यहाँ पर को प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि पार्शियली प्रेजेंट है। फिर जो अगला है यूनिवर्सल वैलिडेशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिडेट है, यानी कि पूरे के पूरे संसार में, पूरे के पूरे विश्व में साइंस के प्रिंसिपल वही है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर को भी हम कह सकते हैं कि यार ये वाला जो फीचर है वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे ऊपर भी बताया कि जो लोग हैं वो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के लोग होंगे। अगर हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लेके चलेंगे तो एक जैसे सिचुएशन हर लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। फिर अगला है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट कहता है कि आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। मैनेजमेंट एज अ साइंस के बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी सेम वही चीज है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर को आ जाता है स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस। जहां पर को क्रिएटिविटी जैसे वर्ड आ जाते हैं तो वहां पर को आर्ट आ जाता है। तो जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो साइंस में है, जो आर्ट में है, वो क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस है। बहुत ज्यादा थ्योरी यहाँ पर को दी जाती है। और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी सेम है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो मैनेजमेंट में भी ये वाला फीचर प्रेजेंट है। फिर अगला है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट मिरर्स आर्ट एज ईच मैनेजर अप्लाइज प्रिंसिपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी, कंबाइनिंग प्रैक्टिस विद इनोवेशन। जो हर मैनेजर है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर है, तो अपने अकॉर्डिंग जो उनकी क्रिएटिविटी है उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन में कोई एक प्रिंसिपल लगाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर को हम कहेंगे कि ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। फिर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कंटिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पे आएगा क्रिएटिविटी। तो जो आर्ट होता है ये बार बार प्रैक्टिस और बार बार क्रिएटिविटी से ही आता है। वैसे ही मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल लीडिंग टू यूनिक मैनेजमेंट स्टाइल एंड इंप्रूव्ड स्किल। मैनेजमेंट भी बार बार कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू आता है, जिससे हमारी ओवरऑल स्किल बेहतर होती है। फिर अगला है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर को एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है प्रोफेशनल में, प्रोफेशन में। जैसे सीए एक प्रोफेशन है, हर कोई सीए नहीं बन सकता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत है, पर्टिकुलर प्रोफेशन वाला होना उसके लिए जरूरी है। वैसे ही यहाँ पर को टीचर है, हर कोई टीचर नहीं बन सकता है, उसके लिए एक सर्टेन प्रोफेशन, एक सर्टेन डिग्री की हमें नीड होती है। तो यहाँ पर को कुछ फीचर्स हैं वो देखते हैं। जो पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इन एवरी प्रोफेशन there is practice of systematic body of knowledge. In case of management also there is availability of systematic body of knowledge. जैसे प्रोफेशन में well defined body of knowledge है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी
क्या है, वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ पर को भी ये फीचर प्रेजेंट हो जाता है। फिर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वही है कि क्या आज के टाइम पे हर कोई मैनेजर बन जाता है? वैसे तो बन जाता है, बट जो एक प्रॉपर डिग्री होती है वो एमबीए की डिग्री वो चाहिए होती है मैनेजर बनने के लिए, बट आजकल हर कोई बन जा रहा है। तो ये जो फीचर है वो अभी तो प्रेजेंट नहीं है, बट फ्यूचर में सून वो फीचर प्रेजेंट हो जाएगा। अगला अगला आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो बिजनेस की हैंड रिटन नोट्स वाली बुक है वो लॉन्च हो गई है। ये है बुक। डेफिनेटली ये जो बुक है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैंने इसमें सारे के सारे 12 चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज़ के अपने हाथों से लिखे हैं 130 पेजेस में। बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही बेस्ट बुक है यहाँ पर कोई। तो इसको एक बार कंसिडर जरूर कीजिए, और जिसका किसी को भी बुक चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। अगर मेल के थ्रू ऑर्डर करना चाहता है तो यहाँ पर को मेल कर सकता है। तो यही है। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रिगार्डलेस ऑफ साइज, नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मैनेजर हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस। ऑल मैनेजर फंक्शंस, तो डिपेंड नहीं करता कि साइज क्या है, डिपेंड नहीं करता कि नेचर क्या है। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप के संस्था में कुछ फंक्शन हमारे बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, कुछ फंक्शंस हमारे होते ही होते हैं। तो जो शॉर्ट ट्रिक है फंक्शंस याद करने का वो है POSDC। मतलब कि जो पहला फंक्शन है वो है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आगे हमारे चैप्टर्स ही बन जाते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग बन जाएगा, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट, ये सारी चीजें प्लानिंग होती है। पहले से डिसाइड कर लेना कि कौन काम क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती है। ऑर्गेनाइजिंग में ड्यूटीज देना, कि असाइनिंग ड्यूटीज, टास्क देना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है। आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग शब्द में स्टाफ आ रहा है, तो एक प्रॉपर स्टाफ को हायर करने की जो भी प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें हम स्टाफिंग में पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग में एक प्रॉपर डायरेक्शन देना एम्प्लॉय को, प्रॉपर इन्फ्लुएंस करना, कम्युनिकेट करना, सुपरवाइज करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम डायरेक्टिंग में पढ़ते हैं। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब जो हमने सोचा था और जो एक्चुअली में हुआ, क्या वो दोनों सेम थे? अगर सेम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उसको सही करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे। एंड यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो हमारी बिजनेस स्टडीज का है, कॉन्सेप्ट से सवाल आएंगे, वो है कोऑर्डिनेशन से। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो सवाल आएगा वो कोऑर्डिनेशन से ही आएगा। तो अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। जब हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट को हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं, साथ लेके आ जाते हैं, सबके एफर्ट साथ आ जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं सर? कोऑर्डिनेशन को हम ऐसा क्यों कहते हैं? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में जरूरी होता है। फिर है अगला, इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। अभी हमने पढ़े टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। फिर है
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स की बात की जाती है, सबके ग्रुप, सबका साथ, सबका विकास वाली जो थ्योरी है वो यहाँ पर को अपनाई जाती है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। फिर दूसरा है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि यूनिटी, काम को एकता के साथ की जाएगी, यूनिटी ऑफ एक्शन के साथ किया जाएगा। फिर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। और फिर है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव अभी अभी हमने पढ़ा, ये है हमारा यूनिवर्सल। फिर अगला है, लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में जो है वो है, पहला है ग्रोथ इन साइज। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज अलाइनिंग द डाइवर्स, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया, बैकग्राउंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय विद कॉमन ऑब्जेक्टिव बिकेम क्रूशियल। हाँ ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो वैसे वैसे सारे के सारे डिपार्टमेंट में हमारा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में यही आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो होने से कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाती है। फिर है फंक्शनल डिपार्टमेंट। जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ जाएंगे, एक डिपार्टमेंट कुछ कहेगा, एक डिपार्टमेंट कुछ कहेगा, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना भी क्या हो जाता है, कभी कभी ऑब्वियस हो जाता है। तो वहीं पर को हमारा कोऑर्डिनेशन भी काम आता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर फॉर कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा कि बढ़िया तरीके से काम होगा और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव होगा। फिर जो लास्ट है वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्पेशलिस्ट हु मे बिलीव only they can judge situation. Coordination help reconcile different people in different approach. मतलब कि हर किसी को लगेगा कि मैं सही हूँ, मैं ही जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, वही सही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इंसान हर सिचुएशन में सही हो। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है हमारी बताने में कि क्या कैसी चीज़ें मैनेज की जाएंगी। तो बच्चों ये था हमारा पहला चैप्टर। बताइए कि क्या था, कैसा था, रिस्पॉन्स बताइए। और जैसे वन शॉट में चैप्टर नंबर 1 आया है, 12 के 12 चैप्टर ऐसे ही वन शॉट में आपके पास आ जाएंगे। आपको उसी को बार बार देखना है और केस स्टडीज सॉल्व करनी है। केस स्टडीज भी मैं आपके एग्जाम्स के टाइम पे आपको सॉल्व करवाऊंगा, बट आपने सिर्फ इसी को देखना है। इसी से आपके बिजनेस में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। आप जैसे कभी फ्री टाइम मिलता है आपको तब आप वीडियो चला सकते हो, देख सकते हो। थोड़ा बहुत भी देखोगे एक दिन में तो बहुत अच्छा आपका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा, जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में कॉमर्स सिंप्लीफाइड लिखना, वहाँ पर को हम लोग आ जाएंगे। बहुत सारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पर को आते रहते हैं। और यूट्यूब पे अगर आपने कॉमर्स सिंप्लीफाइड को फॉलो नहीं किया है तो कॉमर्स सिंप्लीफाइड को यूट्यूब पे भी फॉलो कर लीजिए। तो बच्चों थैंक यू बहुत बहुत। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।